सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। एक बहुत बड़ी ड्रामाई एंट्री हुई है अचानक से। हुसैन नवाज साहब ने फिर से इंटरव्यू देना शुरू कर दिए हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर। मफरूर हैं, अदालत को मतलूब हैं, कानून के हाथ उन तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं पहुंच सके। और बरतानिया में मौजूद वो मुसलसल अब राबते में है, यहाँ पर लीडरशिप से भी और अपने ख़ानदान से भी, और दिलचस्प बात यह है कि तमाम टीवी चैनल से भी। इससे पहले हुसैन नवाज साहब कहाँ कहाँ मशहूर हुए। एक तो आपको याद होगा जब ये ऑर्डर किए थे बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कि परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ्तार किया जाए, पकड़ लिया जाए, तो उस वक्त एक तकरीर भी लिखी जा रही थी, तो उसमें भी हुसैन नवाज साहब शामिल थे। फिर जब ये पनामा का स्कैंडल आने वाला था और जब पता चल चुका था शरीफ फैमिली को कि सब आश्कार होने लगा है कि कितनी हमारी जायदादें कहाँ कहाँ हैं और किस तरह हमने कंपनियां बनाई, एंड उससे चंद दिन पहले इन्होंने एंट्री की और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ इसी तरह से दिए थे। अब हुसैन नवाज साहब के इंटरव्यूज़ का क्या मतलब है, उनका ये बयान के जनाब जहर दिया गया और दीगर बहुत सी बातें, क्या ये उस खत का तसलसल है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लिखा। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा था और दूसरा खत लिखा था हुसैन नवाज को। हुसैन साहब मुस्लिम लीग नून में कोई ओहदा नहीं रखते और उसके बावजूद अब ऐसे लग रहा है कि जिस तरह एक वक्त में MQM के बानी लंदन से बैठ के खिताब करते थे, क्या अब ये सिलसिला नून लीग में भी शुरू होने लगा है कि वहां पर बैठकर हुसैन नवाज साहब अब डोरे हिलाएंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो अभी तक कहीं बयान नहीं दे रहे, किसी ने उनका इंटरव्यू नहीं किया, तो क्या अब हुसैन नवाज वहां पर बैठकर बताएंगे कि क्या करना है, पार्टी किस तरह चलनी है, जिनका पार्टी में कोई ओहदा नहीं। तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब, सदर मुस्लिम लीग नून, उनके बेटे हमजा शहबाज और दीगर लोग अब साइड लाइन हो चुके हैं, दीगर लीडरशिप की कोई अहमियत नहीं रही। अब जो करना है हुसैन नवाज ने करना है। तो क्या खत में यही कुछ था, यही स्क्रिप्ट था जो नवाज शरीफ साहब ने लिखा था? इस बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन कुछ अहम बयानात हैं अहम रहनुमाओं के, पहले वो देखते हैं। असद खरल साहब, कोई भी महल्लाती साजिश हो, कोई प्लान हो, कोई स्कीम इस तरह की बन रही हो, आप उसको भांप लेते हैं, आपसे ढकी छुपी नहीं रही। ये जो खत लिखा था नवाज शरीफ साहब ने हुसैन नवाज को, क्या ये उस स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो अब हो रहा है? हुसैन नवाज की अचानक इस तरह से तमाम मीडिया में एंट्री, मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, कहीं वो कह रहे हैं जी मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया, उनको जहर दिया गया, मैंने ऐसी ही बात नहीं कही, उनको जानबूझकर जेल से नैब में लाया गया, ये सब बातें वो कर रहे हैं। तो ये किस तरफ हालात जा रहे हैं? यानी शहबाज शरीफ के बयानात की उनकी कोई अहमियत नहीं, सब इंटरव्यू चला रहे हैं हुसैन नवाज का, जिसकी इस वक्त कोई पोजीशन नहीं है नून लीग में, कोई पार्टी पोजीशन नहीं है। तो ये क्या नजर आ रहा है कि अब सब डोरे वहां से बरतानिया से हिलेंगी? उसामा साहब, नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद नहीं है। नवाज शरीफ साहब पहले जो भी अपने दिल की बातें थी, जो वो बातें आमियाना थी, वो तो शहबाज शरीफ साहब ज़रूर करते थे, लेकिन कुछ बातें सिर्फ वो मरियम साहिबा से करते थे। जब से मरियम साहिबा जेल में गई हैं, उसके बाद से आपने देखा कि उन्होंने बाकायदा हुसैन नवाज को मरियम साहिबा की जगह पे अपना जानशीन बना दिया। आप जो ये बार बार कहते हैं ना कि उनके पास पार्टी ओहदा नहीं है, उसके बावजूद वो सारा कुछ कर रहे हैं। मरियम साहिबा के पास भी बहुत अरसा तक पार्टी ओहदा कोई नहीं था, लेकिन आपने देखा था वो डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर भी थी, वो मीटिंग्स भी चेयर करती थी और पार्टी की जो मीटिंग्स हैं उनको भी सिफारतकारों से मिलती थी, पूरा मीडिया सेल चला रही थी, सेल मीडिया चला रही थी, और जो वो कहती थी मैं बात कर रही हूँ, ये नवाज शरीफ का बयानिया है। बाकी जो बात सदर मुस्लिम लीग का कारण ला रही थी, जी जी, तो मामला ये है कर्जों की मालिक थी, कर्जों की स्कीमें वो लाती हैं, मीडिया सेल वो चलाती हैं, वो मामला बसों ये का है, फेडरल गवर्नमेंट नवाज साहब का जो रोल है उनकी मर्जी के बगैर नहीं पहले हो तो सकता। मैं अपने इदारों के ऊपर एक सवाल है। जी जी जी, एक शख्स जो फुगिटिव फ्रॉम लॉ है, जो भगौड़ा है, जो मतलूब है, जो इश्तहारी है, क्या इश्तहारियों के टीवी पे इंटर चलाने चाहिए? क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ बात नहीं जाती कि एक बंदा पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक, वो मतलूब है नैब को, अदालतों को मतलूब है, वो पाकिस्तान की सरजमीन पे आता तो नहीं है। अगर इतना ही उनको हमदर्दी है, इतना ही उनको अपने वालिद से प्यार है, तो भाई आपके वालिद के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं
आप अंडर प्रोटेस्ट उतने अरब रुपए दे दो, अंडर प्रोटेस्ट दे दो, लोग देते हैं अपनी इज्जत अना के लिए, अपनी लोग अपने वालिद की उनकी मोहब्बत के लिए। मुल्जमान के जो रिश्तेदार अजीज़ो कारब है ना, जिनको दिली मोहब्बत हो, वो कहते हैं जी ठीक है हमारे ऊपर इल्ज़ाम गलत है, अभी साबित नहीं हुआ, एक में सजा हो चुकी है, बाकी में अभी मामला चल रहे हैं, लिहाजा ये अंडर प्रोटेस्ट ऐसे कह रहे हैं जैसे हम ये पैसे देते हैं वालिद की जिंदगी और से ज्यादा अपने पैसे अजीज वालिद हैं। को आप हम ये कहना निकाल चाह रहे के हैं, ले जाएं, आप ये कहना अपनी चाह रहे हैं बहन कि को बाप आप की निकाल के जिंदगी ले से जाएं। पैसा ज्यादा अजीज है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अजीज ही है उनको, वो तो वहां पे गुलशरे उड़ा रहे हैं, ये क्या तमाशा कर रहे हैं, पूरी कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं अगर जिस बाप आपको ने उनके लिए जरा भी खरबों रुपया अगर कमाया, कोई आप कह रहे हैं कि बंदा वही भी औलाद होता- आज उसके लिए नहीं आ रही। देखे वो कहते हैं जिन्ना ले तू पाप कमाया किथे नहीं आज कर दे, ये पंजाबी में जी, उर्दू में ये कर मोहम्मद देता साहब का हूं कि नवाज शरीफ साहब ने जिनके लिए पाप कमाया है, जिनके लिए करप्शन की, पैसा लूटा, मुल्क लूटा, आज वो किधर हैं? ये ट्विटर से आपको ये होती है बाप और बेटे की मोहब्बत। सर वो कहते हैं लोग निकले जाएं वहां से ट्विटर पे लोग कलाम दे, पहले फोन पर उनके इंटरव्यूज बेटे दे। आ नहीं रहे, लोग पागल है, लोगों को कितनी देर आप बेवकूफ बनाएंगे? मुझे ये उसामा साहब किस तरह की बात कर रहे हैं? हसन नवाज गूंगे बने हुए हैं, हुसैन नवाज ने फिर वही शामिल, ये खत जो लिखा गया है मौलाना फजल रहमान का दर्ज आज़ादी मार्च, हुसैन नवाज को खत जाना, अचानक उनका एक्टिव होना, खास चैनल के ऊपर उनका आना और एक बयानिए को प्रमोट करना, फिर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। देखिए ये एक तो इसका मतलब खाना आपका घर से ना आया जाए, जब वो फिर शोर में चाहते हैं, खाना आपका घर से आता है, उसके अंदर फिर घर में कौन है जहर मिला रहा है? जो आपने इतना बड़ा इल्जाम दाग दिया कि खाने में जहर है, ये इतनी बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, यानी किस तरीके से आप कौम को आपने तो बड़े सवाल उठा दिए हैं। सवाल उन्होंने उठा दिए, बहुत बड़े सवाल उसामा साहब उन्होंने सवाल उठा दिए, आपने तो उनकी गैरत पर सवाल उठा दिया, बैठ के बतौर औलाद आपने उनकी गैरत पर सवाल उठा दिया है। इतनी गैरत नहीं खाएंगे आप, बेफिक्र हो जाए, वो नहीं आएंगे पाकिस्तान। मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, ये आज कह रहे हैं कि जहर में खुराक में जहर दिया जा रहा है, ये तो वाकया कल का है ना, उसके बाद रात को ट्वीट आया। आप मुझे बताएं कि हम कितने प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें हम मियाँ साहब का जो घर से खाना आता था उसको हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर दर्जनों दफा और दर्जनों दफा, और अभी हमने 3 दिन पहले उनका खाना सारा यहाँ पर डिस्कस किया है। उसमें सूप देखिए फरदौस आशिक अवान का तो खैर साहब ट्वीट आ जाए ना, अगर आप उनका फ्राइडे जो जुमे वाले दिन उनको खाना आया कि सुबह टोस्ट और लस्सी, उसके बाद चिकन वेजिटेबल सूप, उसके बाद करेले गोश्त, उसके बाद करी और चिकन, और उसके बाद जनाब वो था रोस्ट, स्टीम रोस्ट जो था वो चिकन था, उसके साथ जनाब कावा था और ग्रीन टी थी, और उसके साथ उनके अनार और उसका जूस, अनार का जूस, अनार और पपीता था। मुझे एक बात बताएं, ये खाना तो हमने जुमे वाले दिन के प्रोग्राम में डिस्कस किया था, और उस दिन देखिए पपीता आ रहा है, अनार का जूस आ रहा है। आज फिरदौस आशिक अवान साहबा ने ये कहा है कि पहले मियाँ साहब को मुर्गन ग़िज़ाएँ दी जाती थी, और उसके बाद जो उनका जो ब्लड था उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको पतला करने के लिए लो प्रिन की गोलियां दी जाती थी, जो कि जिसकी वजह से ये प्लेटलेट्स का इशू सारा हुआ। देखिए अभी ये तो डायग्नोसिस होना है, अभी उनका वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे। मैं बिल्कुल मैं किसी इस चीज़ में नहीं कह रहा, लेकिन डाइट उनकी रिकॉर्ड पर यही थी। मैं कोई अपनी तरफ से चीज़ शामिल नहीं कर रहा, ये सब जो डाइट आती रही है। अब मुझे बताएं, हार्ट का इशू है, लो प्रिन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, खून पतला करने की अद्वियात वो यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ वो मटन यूज़ कर रहे हैं। अब डॉक्टर अदनान का कसूर है या उनके घर वालों का कसूर है? जहर ख्वानी कौन कर रहा था? जेल में जितना मैनुअल उनका आया है, हम एक हर जुम्मे रात को जो खाना आता था हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे हैं जी। मटन कोफ्ते आते रहे हैं, उसके बाद जितना भी खाना आया उसामा साहब हमने सारा डिस्कस किया है। तो जो घर से खाना आता था, मुझे पता है गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, उन्होंने कहा कि आप यहीं पर पका सकते हैं, सब्जियां पकवाते रहे, वहाँ पर दालें पकवाते रहे, लेकिन घर से मुर्गन और मटन वाला खाना आता था। तो अब मुझे एक बात बताएं, तो दुश्मन कौन है? जहर ख्वानी कौन करता रहा? क्या उनके घर में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं? क्या डॉक्टर अदनान जो थे, जो नैब की अब रूटीन, नैब ने आज जो चीज़ें दी हैं, जो चीज़ें सामने लेके आया है, पिछले 1.5 हफ्ते में उनकी सबसे ज़्यादा मुलाकातें जो हुई हैं वो डॉक्टर अदनान के साथ हुई हैं।
मियां साहब की जो नैब ऑफिस है उनके 3 डॉक्टर हैं, उनके राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स अपने हैं जो मियां साहब को चेक करने आते थे। मियां साहब उनसे चेकअप नहीं करवाते थे। मियां साहब डॉक्टर अदनान के अलावा किसी और पर एतबार ही नहीं करते, किसी और की कोई मेडिसिन खाते ही नहीं है। और उसके बाद उनका जो उनको घर से जो लंच आता था मेडिकल जो डिनर आता था शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से आता है। सर यहाँ तक उसामा साहब यहाँ तक है कि उन्होंने जो अपने एक्सरेज करवाए हैं उसकी मशीनें भी श्री मेडिकल कॉम्प्लेक्स से आई हैं। आपकी बातों से तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कोई प्लान बनाया गया हो कि उनकी तबीयत खराब होगी तो फिर जाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जनाब लंदन जाने मेरा एक सवाल है, यहाँ इलाज नहीं हो सकता लंदन जाने, आप ये बता रहे हैं कि पूरा एक जैसे प्लान का हिस्सा हो। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि उनके घर से जो भी लंच आता था, जो भी डिनर आता था, जो भी ब्रेकफास्ट आता था, घर वाले डॉक्टर अदनान से कंसल्ट करते थे, उनसे पूछते थे कि भी मियां साहब कौन सी खुराक खा सकते हैं, कौन सी खुराक नहीं खा सकते। एक बंदा जिसको बेसिकली जिसको हार्ट की इतनी सीवियर डिजीज हो, जिसकी किडनी प्रॉपर्ली काम ना कर रहे हो, आप उसको मटन ही मटन भेजी जा रहे हैं, मटन खिलाई जा रहे हैं, तो ये जहर ख्वानी कौन कर रहा है? हुसैन नवाज साहब से मैं आज उनका मनपसंद चैनल्स को आज वहां पर इंटरव्यू दे रहे थे, तो मैंने उनका पूरा प्रोग्राम वो देखा, उसमें उनका कंसर्न बहुत थोड़ा था मियां साहब के हवाले से, लेकिन उनका जो टारगेट था वो अदारे थे, वो घसीट के चीज को किसी और साइड पे लेके जा रहे थे। ये पूरा पाकिस्तान सख्ते के आलम में था। मियां साहब का जब ब्लड काउंट 2000 पे रह गया, हर 2000 पे की तादाद में रह गया, हर बंदा परेशान था। लेकिन मैं हैरान हूं कि हुसैन नवाज बजाय कि वो परेशान होते, बजाय कि वो दुआएं करवा रहे होते, बजाय कि वो लोगों से अपीलें कर रहे होते, बजाय कि वो डॉक्टर से बार बार पूछ रहे होते, वो अपना कंसर्न शो कर रहे होते, वो इस पे सियासत कर रहे थे, अपने वालिद की सेहत पर और सियासत कर रहे थे और घसीट कर ये कह रहे थे कि जी ये अदारों पर किस तरह से ये चीज डालने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि नवाज शरीफ साहब की खुराक जो थी वो सारी घर से आती है और उनके मालिक जो है वो डॉक्टर अदनान रहे हैं, किसी और ने उनको कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं दी, अगर कोई मेडिसिन नहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात पर जाएं तो जब इनको 6 हफ्ते मिले थे कि इलाज करवाने के लिए, जी पाकिस्तान से आप बाहर नहीं जा सकते थे, चाहते थे पाकिस्तान से बाहर जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि लगता है कि बाहर जाकर तो आपकी तबीयत खराब हुई है, वहां रिपोर्ट्स इतनी अच्छी नहीं आई जितनी जेल में रहते हुए आ गई थी, वहां आपका ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है जेल में। यह भी एक हैरानकुन बात थी। अच्छा, एक अब इससे खबर जुड़ती है एक और कि अब धरने का क्या होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना अपनी जगह चल रहा था, वो पूरी उसकी कोशिश कर रहे थे, तो अब जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों अब हॉस्पिटल में हैं और शायद अब ये धरने तक की तारीख तक हॉस्पिटल में रहे। तो खरल साहब फिर क्या होगा, इस धरने का क्या बनेगा, जिसके बारे में शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि उससे तो हवा निकल गई है, हवा निकल जाएगी, और बिलावल कह रहे हैं कि बस ये हुकूमत गिर जाएगी। तो ये दोनों का अचानक से हॉस्पिटल इकट्ठे जाना, जो असल मेन ऑपोजिशन पार्टीज हैं जिनका कुछ वोट बैंक भी है, मौलाना साहब तो अकेले रह जाएंगे इस तरह। देखिए, जरदारी साहब भी बीमार थे, बहुत दिनों से खबरें आ रही थी, उनको राशा भी है, उनके हाथ कांपते हैं, शुगर का मसला भी उनको है, उनको भी पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गया है। मामला ये जो आपने धरने की बात की है कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने का क्या बनेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरह कोई 180 या 360 डिग्री पे उड़ रहे थे, उसके बाद जब उनको ये बावर हुआ कि शायद जिस तरह का से हाइप क्रिएट हो चुकी है उसका कोई लॉजिकल एंड अच्छा ना मिले, जो हाइप क्रिएट कर दी उस तरीके से आगे ना बढ़ सके, तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब से टाइम भी हो गया, 8 बजे का टाइम हुआ, सेनेट चेयरमैन सेनेट जो है उनसे बात कर दी। उसके बाद उन्होंने ये गेंद जो है ये रहबर कमेटी के कोड जो है उसके अंदर बाल फेंक दी। अच्छा, अब हुआ क्या है कि रहबर कमेटी जो है उसके हवाले से हुकूमत जो है, अब इन्होंने कहा था कि रहबर कमेटी में होगा, और रहबर कमेटी की जानब से जब इनको फोन कॉल हुई और आपस में मुज़ाकरात की बात हुई, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ही मौलाना फजलुर रहमान को ताने दिए थे कि जनाब आप तो सोलो फ्लाइट कर रहे हैं ना, पहले आपने हमसे मशवरा किया, अभी मुज़ाकरात के अंदर भी। तो मौलाना साहब ने फेस सेविंग के लिए कहा ठीक है जी, आपको भी हम शामिल कर लेते। अब मामला क्या हो रहा है, अलग अलग अब मामला क्या हो रहा है कि चेयरमैन सेनेट जो उनको टास्क दिया गया कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात करें, चौधरी बरादरान को टास्क दिया गया कि आप फजलुर रहमान साहब से बात करें, इस तरह नून लीग से बात करने के लिए और लोगों को टास्क हुकूमत की जानब से दिया गया है। अब इसके ऊपर भी बहुत परेशान हो रहा है। अभी मैं कमर ज़मान कारा साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते हैं ये क्या तरीकाकार है, अलग-अलग मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, अब ना करें हुकूमत से, आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मना कर दें,
नून लीग उनसे अलहदा ना बात करे, मौलाना फजलुर रहमान अलहदा में बात ना करें। मामला ये हो गया जिस तरीके से इन आपस में स्टेक होल्डर को एक दूसरे के ऊपर एतमाद तो है नहीं। फजलुर रहमान साहब के ऊपर ना तो नून लीग को एतमाद है, ना पीपल्स पार्टी को एतमाद है, ना फजलुर रहमान साहब को नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद है। लिहाजा हर बंदा अपनी अपनी गेम खेल रहा है। नून लीग के अंदर 2 वादे धड़े बन चुके हैं, पीपल्स पार्टी साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब और 17 में से 12 लोग जो है, 12 लोग 17 में से जो कमेटी आपने कोर कमेटी का भी इंजाम देख लिया, उन्होंने कहा कि हमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो फजलुर रहमान साहब और ये जो सारा मामला चल रहे हैं, अल्टीमेटली एक तो सवाल है, इशू जो है कश्मीर वाला इशू बैक बर्नर पे चला गया। एक सवाल आप और धरने के साथ ये जो बीमारी वाला इशू है, ये धरना पीछे चला गया, आजादी मार्ग। तो ये अजीब सी सिचुएशन बाबर साहब, अब मैंने खरर साहब के पास दोबारा आना है। मैं चाह रहा हूं ब्रेक से पहले इस बारे में 2-2 सवाल कम से कम हो जाएं। आपको क्या लगता है, ये दोनों के हॉस्पिटल होने से मौलाना साहब इससे फायदा उठा सकेंगे, सियासी फायदा कोई ले सकेंगे, या इससे ये सारा मामला पीछे चला गया? मीडिया में अब सिर्फ इनकी बीमारी डिस्कस हो रही है, हुसैन नवाज के इंटरव्यूज चल रहे हैं, इल्जामात लग रहे हैं कि ये हो जाएगा, हम छोड़ेंगे नहीं अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया, जबकि हुकूमत तो पाकिस्तान की बेहतरीन जो फैसिलिटी हो सकती है पूरा बोर्ड बना दिया गया। और यकीन जाने डॉक्टर अदनान से बहुत लायक लोग हैं उसमें, सारे डॉक्टर्स इसमें बहुत ज्यादा लायक हैं। हुकूमत तो खुद चाह रही है, इदारे खुद चाह रहे हैं कि मियां साहब जैसे, नैब का तो फायदा तब होगा कि जब मियां साहब सही होंगे तो शायद वो कोई प्ली बार्गेन हो सके, पैसे आ सकें, वरना नैब का क्या फायदा है? बाबर साहब आप क्या समझते हैं, धरने को फायदा है नुकसान? डॉक्टर अदनान जो है वो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन एक हार्ट के पेशेंट का वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं। एक और चीज़ देखें, मैं इस पे कोई मियाँ साहब बीमार हैं और बिल्कुल शदीद बीमार हैं, लेकिन बीइंग जर्नलिस्ट हम हर एस्पेक्ट को देखते हैं, हर एंगल को देखते हैं। सही। मैं हॉस्पिटल में आज सारा दिन था, वहाँ पर और भी बातें हो रही थी, वहाँ पर ये भी बातें हो रही थी कि ऑटो इम्यून सिस्टम में भी कोई ख़राबी हो सकती है, कोई और ख़तरनाक बीमारी भी हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जिसका इलाज पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो भी हो गई, ये बातें बिल्कुल होना शुरू हो गई हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि मियाँ साहब जो हैं उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो उनका ब्लड उनके नए प्लेटलेट्स नहीं बना रहा, तो उस पर डॉक्टर जो थे वो उनको और भी डाउट्स हैं कि प्लेटलेट्स गिर तो रहे हैं, नए नहीं बन रहे, तो क्या हो सकता है? वो अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, अल्लाह ना करे उनको कोई इस तरह की बीमारी हो। लेकिन देखें, कोई पता नहीं है कि चीज़ें किस साइड पर जा रही हैं और क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। और जरदारी साहब जो हैं वो भी आज कोर्ट ने नहीं उनको कहा, लेकिन गवर्नमेंट बैक स्टेप पे आ गई, गवर्नमेंट इतना प्रेशर में आई कि उन्होंने खुद ही उनको पिम्स हॉस्पिटल में भेज दिया है। तो जो शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करना या बिलावल भुट्टो साहब के साथ मुलाकात करना, शहबाज शरीफ क्यों नहीं चाहेंगे कि मियाँ साहब जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाएं और जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएं और वहाँ पर रहें? ये तो वो ढकी छुपी बात नहीं है, तो खुद कहते हैं, ये तो कोर्ट में जाके भी ये बातें होती रही हैं। ये तो मरियम ने खुद कोर्ट में जाके ये प्ली ली थी कि जी उनका इलाज बाहर करवाया जाए, और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती है तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। देखिए, इसका एक पॉलिटिकल एंगल तो है, और आपने वो पॉलिटिकल एंगल जो है उसको डिस्कशन में लाना है, उस पर डिस्कशन करनी है। मैं उनकी बीमारी पे बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि उनको ये चीज़ें हैं या नहीं है या क्या कुछ है, लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल उसका है। अगर मियां साहब बाहर चले जाते हैं, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में अगर मियां साहब नहीं, मरियम साहबा को भी बीमारी है और वो भी किसी वक्त हॉस्पिटल आ सकती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जाएगी कि जी अब हालात बड़े साहिबा भी हॉस्पिटलाइज हो जाती है, तो फिर धरने का क्या होगा? अगर ये लोग चले गए सब जाते हैं तो मरियम साहब अगर गवर्नमेंट लिख के दे दे, गवर्नमेंट ये लिख के दे दे कि जी हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, अगर वो बाहर इलाज करवाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल हम फैसिलिटेट करने को तैयार है। गवर्नमेंट लिख के दे दीजिए कि बिल्कुल इनको जो बीमारी है उसका इलाज पाकिस्तान में, तो पार्टी तो हुकूमत है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, नैब भी कह दे, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट को इतराज़ नहीं है, नैब को इतराज़ नहीं है, भेजने वालों को इतराज़ नहीं है, जाने वाले को इतराज़ नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या इतराज़ होगा? ये तो बड़ी अजीब सूरत हाल हो जाएगी। तो धरने का क्या बनेगा? मौलाना साहब अकेले रह गए, तन्हा रह गए, मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया कि जिन्होंने उनके साथ निकलना था, जो कह रहे थे हाँ जी आप निकले, हम आपके साथ हैं, तो वो अगर मियाँ साहब ही चले गए तो फिर तो बात कुछ अजीब सी हो जाएगी। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आने वाले 4-5 दिन बहुत अहम है। मियाँ साहब अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनके सारे जो मेडिकल टेस्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स भी आने वाले 2-4 दिनों में आ जाएंगी। अभी तक कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ, अभी तक आपको डेंगू नेगेटिव आया है लेकिन डायग्नोसिस नहीं हुआ। ये इल्जामात आ रहे हैं कि दवाइयों की वजह से उनका प्लेटलेट्स गिरे हैं,
ये तो सिर्फ और कुछ तो मुझे इल्जामात समझ हैं। नहीं आ रही, डेंगू लेकिन नहीं अभी है तक तो- कोई हतमी राय डॉक्टर्स की नहीं आई कि असल में उनके प्लेटलेट्स क्यों कम हुए हैं या नए सिर्फ क्यों मुख्तसर नहीं बता दें, पहले खरल साहब आप बता दें, 1 मिनट है, आपके ख्याल से ये फ़ायदा होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब को इन दोनों लीडर्स की हॉस्पिटलाइजेशन से, या नुकसान होगा धरने को? क्योंकि अभी मोमेंटम वो बना रहे थे, मेरा अभी से जत्थे निकल रहे थे। उसामा साहब फायदा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से उनको एक मीडिया हाइप मिली हुई थी, जिस तरीके से हर जगह पे धरना और आज़ादी मार्च डिस्कस हो रहा था, आप हर देखें टॉक शो में कल- मौलाना साहब के कल रात से जो लेकर कभी साल में एक दफा आते थे, मौका मिलता था, कल रोजाना रात आ से रहे हैं। लेकर अभी तक आप देख लें, मुसलसल एक ही टॉपिक जो है, जिस तरह पूरे पाकिस्तान का एक वाद इशू अब रह गया है, वो मियां साहब की नवाज शरीफ साहब की बीमारी और है, जरदारी साहब जरदारी साहब की की बीमारी है, और ये जो लेकिन खलदा वो आज़ादी serious मार्च issue तो और है। धरना जो नहीं सीरियस अगर मियां साहब के- लेकिन बात जो एक बात उन्होंने की है धरने के हवाले से कि उसको फायदा हो रहा है धरना या धरना नुकसान हो बैकफुट रहा पे है। चला गया जी। तो धरना इसमें बैक कोई बर्नर पे चर्चा- चला गया, जिस तरह धरने ने कश्मीर इशू को बैक बर्नर पे लाया है, ये बीमारी का इशू धरने को बैक बर्नर पे ले गया है। तो असल इशू से हम पीछे हटते जा रहे हैं, और जो नई नई चीजें आ रही हैं उस वजह से अब ये इसका इम्पैक्ट जो आपने पूछा, वो धरने को, आज़ादी मार्च को इससे नुकसान होगा, फायदा मैं नहीं समझता को हो सकता है। अच्छा, वैसे एक बात तो है बाबर डोगर साहब कि एक आम आदमी ये सोचता है, और ये एक इंटेलेक्चुअल दानिश्वर के सतह पर ये ज़रूर बहस होती है कि हमारे यहाँ जो लोग मशहूर हो जाएं या जो पावरफुल हो जाएं सियासी तौर पर या वैसे, तो उनके कंसर्न पूरे मीडिया पे यही बात छाई होती है। लेकिन एक आम शख्स जो है, उसकी कोई खुदा ना ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज मुमकिन नहीं होता, उसका आप जिक्र कहीं मीडिया में नहीं देखेंगे, जबकि पिछले 24 घंटे से आप हर टॉक शो में सिर्फ यही बात देखेंगे। ये भी तो एक है एक मसला, इसलिए लोग फिर सियासत में आते हैं, ताकतवर बनना चाहते हैं। उसका एक और एंगल भी है, सर्विसेज हॉस्पिटल जो है उसकी ओपीडी बंद है, डॉक्टर्स किसी पेशेंट का कोई इलाज नहीं कर रहे, डॉक्टर्स हड़ताल पर क्यों? हैं। ये क्या बात हुई? और सिर्फ अगर किसी का इलाज हो रहा है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब का हो रहा है, उनके लिए स्पेशली पैनल बना दिया गया, वो पैनल उनकी सर, ये तो treatment कर जुर्म रहा है। आम आदमी जो वहां पर जाता है, जिसको जो मर्जी सर, ब्रेक का बीमारी वक्त है, है। उसका इलाज नहीं हो रहा, मैं- हड़ताल पर है। मुझे बहुत तो दुख हुआ है। आप ये इससे बात ज्यादा सुन के लगा मुझे लें। दिली दुख हुआ है कि फिर आम आदमी का यहाँ पर कौन है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, और ब्रेक के बाद एक बात करेंगे, क्या हमारे बहुत ही मोहतरम खरल साहब करोड़पति होने वाले हैं? आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। असद खरल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में कई करप्शन की दास्तानें सामने लेकर आए, और सबूतों के साथ। अब जनाब हम ब्रेक में भी ये बात कर रहे थे कि अब बाकायदा कानून आ गया है और काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है, विसल ब्लोअर अगर कोई है या बेनामी जायदाद की निशानदेही करता है तो उसको एक ख़ास तनासुब से जब रिकवरी होगी तो उसमें भी हिस्सा मिलेगा, और 5 करोड़ से ज़ायद जो शख्स करप्शन करेगा उसको C क्लास मिलेगी। तो खरल साहब, ये वाकई ऐसा होगा या ये बस सिर्फ कानून के कानून हमारे यहाँ बन जाते हैं, उन पर अमल कोई नहीं होता? बिल्कुल उसामा साहब, होगा, और इसका जो इम्पैक्ट आएगा ना, पाकिस्तान के अंदर बेनामी ट्रांजैक्शन का जो एक्ट आया है, मैं समझता हूँ बहुत पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग है कि बहुत सारे लोगों ने, जिस तरह ब्यूरोक्रेट ने, सियासतदानों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने अजीज़ों कारब के नाम, अपने ड्राइवरों के नाम, खानसामों के नाम, मुख्तलिफ फ्रंट नामों मैनों के नाम जायदादें रखी हुई थी, जिनको बेनामी आप कहते हैं। अब ये बेनामी एक्ट जो है आ गया है। अब मैं समझता हूँ कि इससे जितने भी बेनामीदार हैं उनको भी चाहिए कि ये कौमी फ्रीज़ा भी है, और वो ख़ुद इदारों को बताएं, उनको 15 से 20% इसमें इनाम भी मिलेगा। अच्छा। और रिज़्क़ हलाल भी है, और ये कौमी फ्रीज़ा भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ आई है, इससे अरबों रुपए पाकिस्तान के ख़जाने में आ सकते हैं, और उन लोगों के पास भी ये पैसे आ सकते हैं जायज़ तरीके से, जिनके नामों पे मुख्तलिफ जो बासर लोग हैं, किसी भी शोबे से वो तलक रखते हैं, उन्होंने उनके नाम पर प्रॉपर्टीज़ रखी हैं, गाड़ियाँ रखी हैं, लॉकर्स, वो खौफजदा नहीं होंगे, वो इन्हीं के मुलाजिम होते हैं, इन्हीं के रिश्तेदार देखिए, होते इसमें हैं, एक जानने बड़ा वाले होते हैं। खूबसूरत बात है आप कि आज जो- चीमा का मामला देख लें, आप फवाद को उसामा देख लें, साहब, आप इस- खुर्शीद शाह को, जितने लोग हैं इस उन एक्ट सब के में- अंदर, इस एक्ट के अंदर ये ख़ास तौर पे चीज़ वैसे पहले भी होती है, इसमें रखी गई कि जो बंदा विसल ब्लोअर होगा, जो ऐसी बेनामी प्रॉपर्टीज़ की निशानदेही करेगा, वो इदारा फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी हो, नैब हो, सूबाई एंटी करप्शन इदारा हो, उसको जो इतला देगा, उसका नाम सीगा राज रखने का वो पाबंद होगा। और जब ये रिकवरी होगी, उसकी जितनी भी अमाउंट वैल्यूएशन बनेगी,
उसका 15 से 20%, क्योंकि विसल ब्लोअर में 20% है और बेनामी जो ट्रांजैक्शन है ऑर्डिनेंस उसके अंदर 15% की रेशो है। तो विसल ब्लोअर यानी किसी भी महकमे की, सरकारी सूबाई या फाकी महकमे की करप्शन है जिसमें एक्सचेकर को नुकसान है, तो उसके निशानदेही करेगा। तो जितना वो नुकसान डिटरमिन होगा, रिकवरी होगी, उसमें से उसको 20% मिलेगा। अगर बेनामी ट्रांजैक्शन की वो बात करेगा तो उससे 15%, और दोनों सूरतों में उसका नाम सिगाराज में रखा जाएगा और उसको पे आर्डर की शक्ल में ये बाकायदा अमाउंट आएगी और ये वाइट मनी होगी। और इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं बड़ा जो दिनों में जो अभी बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके वो करोड़ और अरबपति बन सकते हैं और उनको आना चाहिए आगे। ये बहुत बड़ा मौका है। आपको क्या लगता है बाबर साहब, ये कोई कामयाबी इसमें होगी? मुलाजिम ही होते हैं, रिश्तेदार जानने वाले होते हैं, उन्हीं के नाम पर इस तरह की चीजें रखी जाती हैं और उनको राज पता होता है, लेकिन इस तरह से हमने नहीं देखा माजी में कोई बहुत ज्यादा सामने आया। हाँ, वादा माफ गवाह बनना वो एक अलग चीज है, मगर इस तरह से अभी तक हुआ नहीं। देखिए उसामा साहब, ज़्यादातर जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने बेतहाशा बेनामी प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं, बासर लोग हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके बड़े टेंटिकल्स हैं, बड़े लंबे हाथ हैं, उनकी एक्सेस बहुत ज़्यादा है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या लोगों को पता है कि उन्होंने किस तरह से प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, कहाँ प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, किस तरह से करप्शन की है, किस तरह से दो नंबरियाँ की हैं। किसी से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। बेतहाशा लोग उनके बारे में बेतहाशा चीज़ें जानते हैं, लेकिन वो इस डर से कि चूँकि ये बाअसर हैं और हम इनके खिलाफ जा नहीं सकते, अगर जाएंगे तो वो फिर उसका बदला लेंगे और जो लोगों की ज़िंदगी है वो अजीरन हो जाएगी, लोगों का बेड़ा गर्क कर देंगे, तो लोग डर के मारे नहीं जाते। तो अब खल साहब कह रहे हैं कि सिगा राज में रखा जाएगा। असल इशू ये है कि क्या वाकई सिगा राज में रखा जा सकता है? बाअसर लोग, ऐसे लोग जिनके बड़े लंबे हाथ हैं, जिनके हाथ जो हैं वो जिनके मिनिस्टर्स हैं वो बेताशा बाअसर लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपया कमाया और बनाया और उनके हर डिपार्टमेंट में हर जगह उनके बंदे बैठे हुए हैं, तो क्या वाकई उनके नाम सिगा राज में रखे जा सकते हैं? अगर रखे जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा इनकलाब है। 10-10 साल अगर केस चलेगा और रिकवरी होने में 10-15 साल लग जाएंगे, तो वो विसल ब्लोअर या बेनामी जायदाद जो सामने लेकर आया उसको उसका क्या फायदा होगा? मतलब ये बड़े स्पीडी वो बेचारा भी वैसे डरा रहेगा। बेनामी केस जो है ये तो सिंपल सी बात है। एक ड्राइवर के नाम अगर 1 अरब की जायदाद है, वो आप उसके डॉक्यूमेंट देंगे, निशानदेही करेंगे, तो उसका तो सीधा सिंपल सा फार्मूला है, उसमें तो इतनी लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग होनी ही नहीं, वो फौरी भाग सरकार जब्त हो जानी है, जो उसकी वैल्यू होगी उसके मुताबिक उसको पेश। मैं मिसाल देता हूँ, चले बाबर साहब मुख्तसरन, ये पनामा का आया आपके सामने है, कितने साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट से ये सारा मामला आया और उन्होंने माना सब जायदादें, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैं। क्या हुआ है उसमें? साग डार का क्या हुआ, बाकी सबका क्या हुआ? अभी तो जरदारी साहब हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो बाअसर लोग हैं, जो इतने महंगे वकील करके बैठे हुए हैं, अभी तक देखा जाए तो उनसे रिकवरी तो कुछ भी नहीं हो सकी। तो इसलिए ये एक सवाल है कि अगर स्पीडी जस्टिस हो तो फिर कुछ होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने 2019 की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी की और उसके बाद जो DGISPR की जानिब से चैलेंज दिया गया था भारत के झूठ के मुकाबले पर, उस चैलेंज ने कमाल कर दिया है। उन्होंने कहा यह था कि भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पर कोई लॉन्चिंग पैड्स थे दहशतगर्दों के जिनको निशाना बनाया गया, तो उन्होंने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को भी कहा कि आप भी साथ चलें और सफ़ीरों को, गैर मुल्की सफ़ीरों को बुलाया, वहाँ आज लेकर गए, इंटरनेशनल मीडिया साथ था और सबको दिखाया कि वहाँ पर क्या है। तो खरल साहब, ये जब डिप्टी हाई कमिश्नर वहाँ से भाग निकले, वहाँ गए ही नहीं, उनको कहा कि आप बताएं कि जाहिर है कि आपने अगर टारगेट वहाँ से बैठकर किया, मकबूजा कश्मीर की से बैठकर लाइन ऑफ कंट्रोल की आपने खिलाफवर्जी की है, तो पता होता है आपको कि आपने कितनी दूर तक गोला फेंका, कौन सा एरिया था, क्या था। उधर उनको ले जाते हैं जहां वो कहते हैं, और फिर ये भी कहा कि आप फिर मकबूजा कश्मीर में इन लोगों को जाने दें, ना वहां जाने दिया ना खुद साथ आए। तो ये तो साफ पता लग गया कि कितने झूठे हैं। आज फिर पूरी दुनिया के सामने भारत का असल चेहरा, भारतीय आर्मी चीफ का, भारतीय सरकार का जो चेहरा है, किस तरीके से बेनकाब किया है। DGISPR ने जो दावा किया था, और जब से ये सर्जिकल झूठी स्ट्राइक की बात हो, पुलवामा अटैक की बात हो, पठानकोट के वाक़े की बात हो, आज इंटरनेशनल जो है मीडिया के लोग थे, लोकल मीडिया के लोग थे, सफ़ीर थे मुख्तलिफ ममालिक के, जो सफारतकारों को भी लेके गए हैं, जिस तरीके से दिखाया कि जनाब ये वो जिनको कहा गया कि 3 दहशतगर्दी के कैंप्स हैं, आप देख लें इनमें कोई आसार नज़र आ रहे हैं। ये सिविलियन लोगों का एक मतलब उनकी बच्चे औरतें शहीद कर दिए, उनके घर थे जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, आपने देखा।
और पूरा उनको दौरा करवाया गया। ओपनली उन्होंने कहा कि आप जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, पूरे कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वर्किंग बाउंड्री पे, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं आप आज़ादाना तरीके से जा सकते हैं। आप लोगों से मिलें, लोगों से बात करें, और उनको चैलेंज दिया गया था कि आप बताएं जनाब, आपने जो 3 दहशतगर्दी के कैंप्स आप उधर से बैठ के दिखा दें, गूगल के जरिए बता दें, पॉइंट आउट कर दें। तो वो भाग गए दुम दबा के, और हमेशा जिस तरह भागते हैं, और बिलाकर जो पूरी दुनिया के सामने आज फिर सच सामने आ गया है कि भारत का झूठा प्रोपेगेंडा जो अच्छा, अब बाबर साहब, ये पहली दफा नहीं हुआ। वो बालाकोट का आप देख लें मामला जी, सर्जिकल स्ट्राइक, उससे पहले जो थी वो फिर पता चला गया वो वीडियो गेम्स दिखाते रहे या कौन से अपने वो मशक़ें थी, वो जी ये वीडियो सामने आ गई है, वो भी झूठ। इंटरनेशनल मीडिया या बैनुल-अक़वामी सतह पर तो वो बेनकाब हो गए हैं। तो ये अपनी कौम को कब तक ये बेचते रहेंगे ये झूठ भारतीय? देखें उसामा साहब, मैंने कल भी कहा था, ये जो ड्रामा है ये सारा बीजेपी को इलेक्शन जितवाने के लिए था। इसके अलावा इसका और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, उसका और कोई मकसद नहीं था। वो तो अब जीत गए। कल हरियाणा में जो इलेक्शन था या महाराष्ट्र में जो इलेक्शन था, उसमें बीजेपी को जितवाना था, वो जीत बाबर गई। साहब जी, मैं माजरत चाहता हूँ, हमारे पास जो गुफ्तगू की है उन्हें वो मौजूद है। अब खुद आप देखिए कि गैर मुल्की सफ़ीर क्या कह रहे हैं। I have special feeling when I see that civilians were targeted here, and unfortunately with some casualties. And I could see that the people are they are patriots. They have special feeling, and they are hosted us on the best way to show to be open and to tell what happened really. There is no evidence of any terrorist camp in this area. They are all ordinary people, ordinary civilians trying to make their living. They are, along with my colleagues, I witnessed, saw that these damages, sufferings, injuries by the local people here. I'm thinking is that people are suffering, and that is why this Kashmir dispute is more and more, how should I say, important for the international community to pay attention to, and also to find a peaceful solution and the UN security resolutions. Allegedly the Indian forces, which would be completely against all principles of civility. बाबर साहब, सब सफ़ीर ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई दहशतगर्दी का कैंप नहीं था, आम मासूम शहरियों को यहाँ पर शहीद किया गया। देखें उसामा साहब, ये दुनिया की आवाज़ है। ये कश्मीर जो एम्बेसडर थे, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो ओपनली मीडिया को ये बता रहे हैं कि जनाब हमने विजिट किया है, हमने खुद देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर कोई कैंप नहीं थे, बल्कि ये इनोसेंट लोग थे, ये सिविलियन आबादियाँ थी जिनको टारगेट किया गया, जिनको मारा गया। लेकिन अब क्या किया जाए भारतीय मीडिया का, क्या किया जाए भारतीय गवर्नमेंट, किया जाए भारतीय आर्मी का, जो कि सारे मिले हुए हैं, इंडिया के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मोदी जो है वो सिर्फ अपनी इलेक्शन के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए मीडिया को यूज़ कर रहा है, आर्मी चीफ को यूज़ कर रहा है। और आर्मी चीफ जो है वो इंडिया के 1.5 अरब आबादी का आर्मी चीफ नहीं है, वो मोदी का स्पाई बना हुआ है, वो RSS का जो है वो एक वर्कर बना हुआ है। कारोबारी में कल क्या होगा बाबर साहब? कल सर मियाँ साहब देखिए, प्लेटलेस जो है वो मज़ीद बेहतर होंगे और बिल्कुल काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। अब देखने वाली चीज़ ये है कि कल जो टेस्ट वगैरह किए जाएंगे उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या चीज़ सामने आती है कि ये प्लेटलेस क्यों कम हुए, किस वजह से कम हुए। जी खरल साहब, कल आज़ादी मार्च वालों से हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है, बल्कि कमेटियाँ बन गई हैं, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स बन गए हैं, उनकी फिर वो मुज़ाकराती कमेटियों के आपस में राब्ते होंगे, गुफ्तगू शनीद होगी, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी निकलेगा, क्योंकि अभी तक मौलाना साहब जो है वो हवाओं में उड़ रहे हैं, और हुकूमत जो है वो भी अपनी मनसूबाबंदी कर रही है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, लिस्टें भी बन रही हैं। दूसरी जानब से मौलाना साहब जो है वो भी अपनी तैयारी में मसरूफ़ हैं। तो बहरहाल अभी मुज़ाकरात खेल जारी रहेगा। 27 अक्टूबर से पहले ही लग ये रहा है कि कुछ ना कुछ ये 31 तक मामला नहीं जाएगा। ठीक है। कल जनाब, आज आपने देखा कि हुसैन नवाज साहब के इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ चैनल्स पर चले हैं और इन नज़र आए हैं, लेकिन कल शायद ये सिलसिला रुक जाए और वो ट्विटर तक और अपने सोशल मीडिया के ज़रिए ही कुछ करने की कोशिश करें, और शिकायत नून लीग की तरफ से भी जाएगी, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी जाएगी कि जी सदर मैं हूं और बयानात ये दे रहे हैं, क्या इनसे पार्टी चलवानी है या मुझसे।
तो कल आपस में झगड़ा भी हो जाएगा। लेकिन मीडिया में शायद इसको वो दबा जाएं, मगर हकीकत यह है कि इस पर अब काफ़ी ज़्यादा बहस होगी नून लीग के अंदर। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।